बच्चों, ये 2021 के 346 एफयू सेट का 8वां भाग है। इससे पहले हम इसके 7 भाग बना चुके हैं। अगर आप उन भागों को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो इसके पहले जो 7 भाग बनाए थे उन 7 भागों में हम 5 ला तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। ठीक है, आज हम प्रश्न खंड या के प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो छठा प्रश्न है ये कह रहा है कि स्थिर विद्युतकी में गॉस का प्रमेय लिखिए। इस प्रमेय का उपयोग एक समान आवेश वाली अनंत अचालक आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल यूपी बोर्ड में आता है। यूपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं पूरे प्रदेश में, जिसमें से किसी ना किसी एक सेट में ये प्रश्न अवश्य होता है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को अवश्य तैयार करें। गॉस की नियम और उसके अनुप्रयोग जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें उसी के अनुप्रयोग में एक अनंत अचालक आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का डेरिवेशन कराया जाता है। वही डेरिवेशन हमें यहाँ पर करना है और वही डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाया है। ये मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि लिखते समय ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है और बोर्ड परीक्षा में समय बहुत कम रह गया है, इसलिए जल्दी जल्दी सारे सेट पूरे कराने के लिए मैं पहले से ही लिख लेता हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले दिखाया गया इस प्रश्न में लिखना होगा गॉस की प्रमेय। तो आप जानते हैं कि गॉस प्रमेय क्या होती है कि इस प्रमेय के अनुसार निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे हम मान लेते कि कोई एक हमारा एक ये बंद जैसे खोखला गोला, खोखला बेलन या किसी टाइप का कोई भी एक बद्ध क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें कोई एक आवेश जो है वो रखा है Q। तो इस आवेश के कारण जो इस पूरे क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकलता है फाई ई, वो फाई जो है वो इस आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि 1/ε0 इंटू क्यू, जितना भी यहाँ पर आवेश होगा, जो भी आप Q1 मानते हैं, Q मानते हैं, कैपिटल Q मानते हैं, उसका 1/ε गुना होगा। अब बात आती कि सर आपने ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो इंटीग्रेशन E.dA है ये वैद्युत फ्लक्स निकालने का फार्मूला है। किसी भी सरफेस से वैद्युत फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता है फाई ई बराबर इंटीग्रेशन E.dA। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1/ε0 क्यू। ये हमें किसमें बताया गया था, गॉस की प्रमेय में। ठीक है बच्चों, तो ये गॉस की प्रमेय हो गई। अब इसके बाद कह रहा है कि अनंत अचालक आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि एक हमारे पास पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है, जिस पर एक समान रूप से वैद्युत आवेश वितरित है। तो हमारा एक टर्म होता है पृष्ठ घनत्व, एक टर्म होता है पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व का फार्मूला होता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं Q/एरिया। मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है और उस पूरे पृष्ठ पर एक समान आवेश Q वितरित है, तो Q सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। ये आपको याद रखना होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q/A। अब हम क्या मानते हैं, अब हम मान लेते हैं कि बच्चों अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें, इसे लिखना चाहें, तो आप बीच बीच में हम वीडियो को रोकते हैं, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। माना अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक चादर, इसे प्लेट भी बोलते हैं, के निकट दूरी r पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते कि एक हमारी कोई एक अनंत विस्तार की ऐसी कोई चादर है जिस पर +Q आवेश वितरित है, और इस +Q आवेश वितरित चादर से स्मॉल r दूरी पर, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P है,
और इस बिंदु P पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, हम इसके लिए जो है पहले इसी के जैसा पॉइंट P के जैसा इस चादर के दूसरी ओर एक दूसरा पॉइंट मान लेते हैं P डैश, और फिर क्या करते हैं कि इन पॉइंट P और P डैश को मिलाने के लिए एक ऐसा क्लोज बंद पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P और P डैश दोनों से पास होता है। मतलब बिंदु P और P डैश दोनों इस काल्पनिक पृष्ठ पर स्थित होते हैं, और इस काल्पनिक पृष्ठ को किताबों में जो है गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है, लेकिन हम इसे बंद पृष्ठ से ही काम चला लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा कठिन शब्द ना याद करना पड़े। तो हम क्या करते हैं कि बिंदु P और P डैश से गुजरने वाला एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं जो कि एक बेलन के आकार का है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो यही मैंने लिखा भी है कि माना चादर के दूसरी ओर बिंदु P के समान दूसरा बिंदु P डैश है, पूर्ण विराम। सर्वप्रथम बिंदु P व P डैश से गुजरने वाले बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने लिखा है, बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ये जो बेलन है, ठीक है, जो हमने काल्पनिक बेलन माना था, इसमें जो है दो तरह का क्षेत्रफल होता है। एक तो या दो तरह का पृष्ठ होता है, एक तो ये गोल वाला जो समतल होता है ये, और एक ये ऊपर वाला इसका ये जो कर्व होता है मुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाएं तो जैसे मान लीजिए कि ये एक बेलन है। ठीक है बच्चों, ये एक बेलन है और इस बेलन में ये वाला जो पृष्ठ होता है ये, ठीक है, ये जो पृष्ठ है इसे प्लेन पृष्ठ कहते हैं, समतल पृष्ठ कहते हैं। ऐसे ये भी क्या है, इधर ये भी एक बेलन में ये दो समतल पृष्ठ होते हैं, और इसके ऊपर जो ये कर्व वाला पृष्ठ होता है ये पृष्ठ जो है कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले प्लेन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो प्लेन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमने क्या लिखा है कि बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1, क्या माना हमने, φ1 बराबर इंटीग्रेशन E डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन E डॉट डी ए। ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन E डॉट डी ए अभी हम ऊपर आपको बता चुके, ये वैद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है। अब बात आती है कि सर आपने ये दो बार क्यों लिया। ठीक है, दो बार इसलिए लिया क्योंकि इस बेलन में जो समतल पृष्ठ हैं वो दो हैं, एक ये है जहाँ बिंदु P स्थित है, एक ये है जहाँ बिंदु P डैश स्थित है। तो इसलिए हमने इसे दो बार लिखा है, इंटीग्रेशन E डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन E डॉट डी ए। ठीक है, फिर हमने इसको जोड़ा और जोड़ने के बाद इसमें E डॉट डी ए वाला फार्मूला, A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा वाला फार्मूला लगाया। तो ये हमने E डी ए कॉस थीटा, तो E तो हमने बाहर ले लिया, E केवल क्या बच्चा इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा जो है वो जीरो है, ये जीरो कैसे वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ये जो प्लेन सरफेस है, ठीक है, इस प्लेन सरफेस पे ये जो प्लेट है ये धन आवेशित है, तो धन आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ। तो हमने क्या किया, इस सरफेस से जो वैद्युत क्षेत्र है उसे बाहर की तरफ दिखाया इस तरह से। और आपको मालूम है कि जो एरिया वेक्टर होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है डी ए, वो भी हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो ये जो समतल पृष्ठ है ये एरिया वेक्टर डी ए, ये भी क्या होगा, बाहर की तरफ। मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा बराबर हमारा एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। इसी प्रकार इधर जो प्लेन सरफेस है इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो हम यहाँ पे कॉस थीटा का मान क्या रख देते हैं, जीरो। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान जीरो रखते तो इसका मान हो जाता है 1। तो यहाँ केवल बचता है इंटीग्रेशन डी ए। अब आपको मालूम है कि डी ए का इंटीग्रेशन करते तो केवल क्या बचेगा, ए। तो हमारा प्लेन सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 बराबर हो गया 2EA। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो बेलन है हमने बनाया था, इस बेलन के वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं।
लेकिन बद्ध पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालने से पहले हम यहाँ पर भी पता कर लेते हैं कि हमारा थीटा कोण कितना होगा। तो हमने जैसे मान लिया कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये जो है हमारा बेलन है एक, ठीक है। तो अगर इस बेलन का भी अगर आप पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर निकालोगे, क्षेत्रफल सदिश निकालोगे, तो वो भी इसके लंबवत होगा, बिल्कुल इसके लंबवत होगा। तो इसके लंबवत होगा तो इसमें अगर चित्र में आप देखोगे तो ये जो एरिया वेक्टर है डी ए, ये तो इसके लंबवत होगा पृष्ठ के, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में रहेगी। तो यहाँ पे हमारा थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, समझ गया बात। यहाँ पे समझना जरूरी है कि जब समतल पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कोण 0 डिग्री होता है, और जब वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं तो वहाँ एरिया वेक्टर डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अगर इंग्लिश में लिख देंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो अब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब हम जो है क्या करते हैं कि ये जो वक्र पृष्ठ है उससे कितना, हम जो है वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते हैं फाई टू। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए का फार्मूला हो जाता है ई डी ए कॉस थीटा। थीटा हमने अभी आपको पीछे समझाया था 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 90। कॉस 90 का मान 0 हो जाता है, तो ये पूरा फ्लक्स जो है हमारा फाई टू जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा बच्चों, फाई ई बराबर फाई वन प्लस फाई टू। फाई वन का मान हमने पीछे निकाला तो 2 ई ए प्लस फाई टू का मान आपके सामने लिखा है 0, तो फाई ई बराबर आ गया 2 ई ए। गॉस की पिर में आपने पढ़ा था कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो 3 और 4 से स्पष्ट है कि क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 2 ई ए। तो हमने लिख दिया 2 ई ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर आ गया क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए। और अभी शुरुआत में ही हमने बताया था कि पृष्ठ का आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। तो क्यू बराबर आ गया सिग्मा ए। ये क्यू का मान हम समीकरण 5 में रखते हैं, तो हमारा विद्युत फ्लक्स निकल के आ जाता है ई सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ए से ए कट जाता है तो ई बराबर हो जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आपको ये नोट करना हो तो आप जो है वीडियो को पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट लेते चलें साथ ही साथ, और नोट कर सकते हैं। अब इस फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सिग्मा है आवेश घनत्व, पृष्ठ का आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पे आर कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पृष्ठ अचालक पृष्ठ होता है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है। यही मैंने लिखा है कि उपरोक्त सूत्र में आर नहीं है, अतः चादर के निकट प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, अथवा में दे रखा है कि किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की व्याख्या कीजिए। अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध का सूत्र ज्ञात कीजिए। अपवाह वेग को हम अनुगमन वेग भी बोलते हैं, और मैं ज़्यादातर अनुगमन वेग ही बोलता हूँ, इसलिए मेरे मुंह से अगर अनुगमन वेग निकल जाए तो आप लोग उसे अपवाह वेग ही समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अपवाह वेग क्या होता है। तो अपवाह वेग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग होता है वो क्या होता है कि आपको मालूम है कि कोई भी धातु है या चालक है, उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो होता क्या है कि अगर हम तो जानते हैं कि जो भी चालक होते हैं, जैसे कि कोई भी चालक है, जैसे ये पेन है, इस पेन की निब जो है वो लोहे की बनी है, ये भी चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है तो जब हम इसे छूते हैं तो हमारे करंट क्यों नहीं लगता है। ठीक है, करंट कब फ्लो होता है, ठीक है, करंट फ्लो तभी होता है जब चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम चालक के
सिरों के बीच कोई विभवांतर लगाते हैं तो उस विभवांतर के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कोई भी त्वरित बल नहीं लगता या त्वरित गति नहीं प्रारंभ होती है। उनसे क्या होता है, उस विभवांतर से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग मोशन कर रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन, वो चालक की लंबाई की दिशा में एक नियत वेग से चलने लगते हैं, जो कि बहुत कम होता है, लगभग 10⁻⁴ मीटर के आसपास उसका मान होता है, मीटर पर सेकेंड के आसपास उसका मान होता है। इसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे जो है इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं और इसे हम जो है वी से ज़्यादातर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए कि जब हम किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर देते हैं तो विभवांतर के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च विभव की ओर क्या करते हैं, एक सूक्ष्म नियत वेग से चलने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कहते हैं। तो देखिए वही मैंने लिखा हुआ है कि जब किसी धातु तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो बैटरी का विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि उन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग, उसका मान कितना होता है, लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड ही दे पाता है। जो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग, जो इलेक्ट्रॉनों के पास खुद का पहले से ऊष्मीय वेग था, वो कितना होता है, 10⁵ मीटर पर सेकंड पर आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, इस अपवाह वेग को सामान्यतः वीडी से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गई? लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके लिख लें। फिर हम क्या करते हैं, इसी प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध बताइए। अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। धारा घनत्व तो आप लोग जानते होंगे, J = I/A होता है फार्मूला। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई चालक तार है। ठीक है, ये हमने चालक तार ले रखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस दिशा में है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे। ठीक है, तो अनुगमन वेग इस दिशा में होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि यदि तार के किसी परिच्छेद मतलब ये वाला क्षेत्रफल, जो प्लेन वाला जो क्षेत्रफल होता है, किसी परिच्छेद में से t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश q है, तो वैद्युत धारा, बहुत ही बेसिक फार्मूला है, I = Q/T। 9th में ही बच्चों को याद करा दिया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं कि जो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है इसका क्षेत्रफल हमारा कितना है, वो है A है। ये हमने मान लिया। माना तार का परिच्छेद क्षेत्रफल A है तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ये जो हमारा चालक है इसका परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, A है, और इसका एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ये हम मान लेते हैं। अब जो है हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो हमारा BD है। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना है, BD है। ठीक, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हमें समझना होगा, कहीं पर भी t = 1 सेकंड है, t = 1 सेकंड है, तो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय यहाँ t 1 सेकंड रख देंगे तो हमारा चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। ठीक है, लिखना नहीं है इसे, ठीक, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो है अगर 1 सेकंड की कहीं पर बात हो रही है, तो जब 1 सेकंड की बात होती है तो 1 सेकंड में जो भी चाल होती है वही क्या बन जाती है, दूरी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए साफ साफ लिखा है, 1 सेकंड में परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd। ये क्या, अब बात आती कि सर ये आपने सीधे सीधे कैसे लिख दिया NaVd, तो इसे हम थोड़ा समझते हैं। समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये कोई हमारा चालक है।
ये हमारा एक चालक है, ठीक है। इस चालक में इलेक्ट्रॉन जो है वो गतिशील हैं, ठीक है। तो आपको ये चालक है, ये तार के तो आकार का है, हमने पहले ही लिख दिया कि ये चालक तार है। तो आपको ये चालक तार जो है एक बेलन जैसा नहीं दिख रहा, और होता ही है। तार क्या होता है? तार एक सूक्ष्म बेलन होता है। तो अगर हम कहें कि अगर ये तार जो है हमारा बेलन है, तो इस तार की जो है हमें आयतन बताओ। तो आप कहोगे इसका आयतन होता तार का पाई आर स्क्वायर, या बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बिल्कुल सही है। तो जो ये आयतन में ये जो पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है परिच्छेद क्षेत्रफल, ये वाला ए। तो हम इस पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? ए। अब बात आती है कि ये एच क्या है? एच इस बेलन की ऊंचाई होती है। लेकिन हमारे केस में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने आपको अभी बताया कि 1 सेकेंड की बात हो रही है। 1 सेकेंड में मान लेते इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं? यहाँ पहुँच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंटर करता है और 1 सेकेंड में कहाँ पहुँच गया? यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो ये दूरी आप बताओ हमें कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये दूरी कितनी होगी? तो हम पहले बता चुके कि 1 सेकेंड में जो दूरी होती है वो बेग के बराबर होती है। तो 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन का बेग है वो कितना है? हमने मान लिया अनुगमन बेग बी डी। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? बी डी। तो मतलब अगर हम इस बेलन का, ये जो बेलन है, ये वाला बेलन, इसका आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर की जगह ए, और ऊंचाई हो जाएगी ये बी डी, ठीक है। तो मतलब 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन होते, जो इलेक्ट्रॉन जो आयतन घेरते हैं वो कितना हो जाता है? ए बी डी। समझ में आ गई बात? समझ में? 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं तो कितना आयतन घेर लेते हैं इलेक्ट्रॉन? ए बी डी। अब आपसे कहा गया है कि एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एन। और हमारा जो आयतन कितना है टोटल हमारे पास? ए बी डी। तो ए बी डी आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एन इंटू ए बी डी, ठीक है बच्चों। तो 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? एन ए बी डी। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 सेकेंड में परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर एन ए बी डी। यहाँ पे बस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी कभी 1 सेकेंड की बात होती है तो वहाँ पे दूरी की जगह हम बेग लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया? दूरी की जगह पे हमने बेग लिख लिया। अब ये तो 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजर रहे थे। अब आपसे कहे कि ये बताओ कि टी सेकेंड में परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो जाहिर सी बात है 1 सेकेंड में इतने जा रहे हैं तो टी सेकेंड में कितने जाएंगे? एन ए बी डी गुणे टी, ठीक है। अरे बस समझ रहे, वही बात है कि एक किताब 50 रुपए की है तो 100 किताबें कितने की हो जाएंगी? 100 गुणे 50। तो भाई यहाँ पर 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे थे? इतने। तो टी सेकेंड में गुजरे कितने गुजरेंगे? इतने गुणे टी। तो ये हमारा क्या हो गया? टी सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। अब ये टी सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने निकाल ली है। अब हम क्या करते हैं? आवेश निकाल लेते हैं। तो टी सेकेंड में परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश Q, आवेश Q बराबर आप लोगों को एक फार्मूला मालूम होगा। Q बराबर क्या होता है? एन ई। एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? एन ए वी डी टी। और ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये हमने लिख दिया ई। इसे मूल आवेश भी कहते हैं, जहाँ ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। इस Q का मान हम समीकरण 1 में पुट कर दिया। पुट समीकरण 1 क्या था? I बराबर Q बटे टी। तो Q की जगह पर हमने क्या लिख दिया? एन ए बी डी इंटू ई। तो I बराबर हो गया एन ए बी डी टी इंटू ई। टी नीचे बटे में रहेगा ही, क्योंकि I बराबर Q बटे टी होता। तो टी टी कट गया, ये हो गया I बराबर एन ए वी डी ई। तो ये हमारा धारा निकल आया। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, ये अनुगमन बेग और वैद्युत धारा में संबंध कहलाता है। अब धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है? जे बराबर आई बटे ए। तो हमने यहाँ पर आई का मान रख दिया ये,
और बटे ए, तो ए कट गया तो जे बराबर हमारा आ जाता है, जे बराबर आ जाता है NEBD। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध प्राप्त कर लिया। तो ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि अगले प्रश्न में कहा गया है कि बायो-सवर्ट का नियम समझाइए। 7वां प्रश्न है, बायो-सवर्ट का नियम समझाइए। द्रव्यमान एम एवं क्यू आवेश वाला एक कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत वेग b से प्रविष्ट होता है। कण के मार्ग की त्रिज्या एवं आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको बायो-सवर्ट का नियम याद होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में पूछा जाता है। बायो-सवर्ट का नियम क्या होता है कि अगर कोई एक चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमें बताया था बायो और सवर्ट ने। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि मान लो एक कोई चालक तार है, उसमें कोई एक रेखा खंड है, एक छोटा सा लंबाई अवयव है डेल्टा एल। इस डेल्टा एल से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, डेल्टा B कितना होगा। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमें पता करना है कि डेल्टा B कितना होगा। तो इसके लिए क्या कहा, बायो-सवर्ट ने एक नियम दिया कि इस नियम के अनुसार डेल्टा एल लंबाई के धारावाही खंड के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, कौन सी वो बातें हैं? आप लोग लिखना चाहें तो जो है वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके लिख लें। ठीक है, इतना आसान भाषा में आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो जो निम्नलिखित बातें हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है, वो होता है डेल्टा बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र प्रोपोर्शनल होता है आई के, मतलब जितनी ज़्यादा धारावाहित चालक तार में धारा होगी, चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज़्यादा होगा। डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब इस बिंदु P की धारावाही खंड से जो दूरी है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इन चारों बातों को एक साथ मिला के लिखते हैं, तो ये आ जाता है डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r²। इस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो ये ऊपर रहेंगे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था तो ये नीचे हो गया। हमने यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो कांस्टेंट लगा दिया, तो डेल्टा बी बराबर हो गया के आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r²। प्रयोगों के आधार पर जो के का मान निकल के आया वो आया μ0/4π। के का मान हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये डेल्टा बी बराबर हो गया μ0/4π आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r²। इसी को हम बायो-सवर्ट लॉ कहते हैं। और या इस बायो-सवर्ट लॉ में ये जो μ0 होता है, इसको वायु या निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। μ0 का मान जो होता है वो होता है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर²। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बतानी पड़ती है। तो जब भी किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है, तो उसकी दिशा बताने के लिए हम मुख्यतः जो है वो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेचकस नियम का पालन करते हैं, या दक्षिणावर्ती पेचकस नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तो ये इस तरह से ये बायो-सवर्ट का लॉ हो गया। अगर आप लोगों को आसान लगा हो तो वीडियो को पॉज करके जो है इसे नोट कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। फिर इसी प्रश्न में ये कह रहा है द्रव्यमान एवं क्यू आवेश वाला एक कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत वेग b से प्रविष्ट होता है। कण के मार्ग की त्रिज्या एवं आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब जो है हम इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति वाला डेरिवेशन करते हैं। तो इसमें हमने क्या है, तो आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा कि जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई आवेशित कण प्रवेश करता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने जो है एक चुंबकीय क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं ना, ये क्रॉस बने हुए हैं, ये दिखा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस प्लेन ऑफ पेपर के लंबवत नीचे की तरफ है।
ठीक है, इसके प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने क्या किया है कि लिखा है कि यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत प्रवेश करता है तो वह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। अब दो प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि अगर कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसकी गति कैसी होगी, और अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर तिर्यक प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा। ये दो प्रश्न आप बताइएगा। ठीक है, ये हमने आपको यहाँ बता दिया कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्तीय पथ होगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है इसमें कि आवेशित कण को वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। मतलब अभिकेंद्र बल बराबर होगा चुंबकीय बल। तो बच्चों अगर आप लिखना चाहो, मैं फिर से बोलना, तो वीडियो को पॉज कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, mv²/r। चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है, QB sin थीटा। अब आप लोग पढ़ चुके हो कि हम पहले ही कह चुके हैं कि आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, सॉरी आवेश जो प्रवेश करता है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो हमारा थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब साइन थीटा का मान हो जाएगा 1। तो जब साइन थीटा का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो mv² बराबर हो जाएगा QBB। तो यहाँ पे हमारा जो है एक बी से ए बी ये जो v है, ये वेलोसिटी वाला v, ये v कट जाएगा तो यहाँ mv/r बराबर हो जाएगा QB। इस तरह से हमने क्या किया, हमने जो ये आवेशित कण जो इसमें चारों तरफ घूम रहा था, ये जिस वृत्त पर घूम रहा था उस वृत्त की त्रिज्या पता कर ली हमने। ये त्रिज्या हमारी क्या हो गई, ये त्रिज्या हमारी हो गई r बराबर mv/QB। अब आपको मालूम है कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसका रेखीय वेग b बराबर होता है r ओमेगा, जहाँ ओमेगा जो है वो कण का कोणीय वेग होता है। अब हम क्या करते हैं कि रेखीय वेग निकालते हैं। तो रेखीय वेग b अभी पीछे हमने बताया था b बराबर होता है r ओमेगा, r ओमेगा होता है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है 2π/t। कोणीय वेग क्या होता है, 2π/t। t जो है आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो t बराबर हो गया r × 2π/b। r का मान अभी हमने पीछे निकाला था, कितना होता है mv/QB। ये 2π/b ऐसे लिखा रहने दिया। अब आपको मालूम है कि हम पहले r का मान निकाल चुके थे। तो t बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2πm, b से तो b कट गया तो 2πm/QB। ठीक है, अब तो इस तरह से जो है हमने क्या किया, इस प्रश्न में जितना भी पोर्शन बताया था सारा हल कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हो तो उन्हें शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो।